Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक पलसाना पर। और अपन पिछली क्लास में अंतःस्रावी तंत्र और ग्रंथियों और थायराइड ग्रंथि के ऊपर मूल विशेष बात की थी अपन ने। और इसी बात को दोस्तों अपन आगे लेके चलते हैं और चर्चा का विषय बनाते हैं। पिछली क्लास में मैं पहले टॉपिक लिख देता हूँ अपना जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि के बारे में अपन ने बहुत सारी चर्चाएं कर रखी हैं। मूल कहाँ पाई जाती है, क्या होती है, कितना बार होता है, सारे जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन ने बात कर लिए। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों मैं इसमें कि स्त्रियों और पुरुषों में क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ स्त्रियों और पुरुषों की क्या बात होगी, तो आप ध्यान देंगे इसमें स्त्रियों और पुरुषों में क्या है बात विशेष। देखिए बात करें अपन जो भी बात कर रहे हैं अपनी श्वास नली में, एक तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, अपन पढ़ चुके हैं। दूसरी एक संरचना और पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं लैरिंग्स नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये लैरिंग्स जो है दोस्तों वो क्या करती है, वो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वाक यंत्र कहते हैं। वाक यंत्र यानी अपन जो भी बात कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, वो कैसे वो जो ध्वनि उत्पादन हुआ है, जो ध्वनि बनी है, उसके लिए इस लैरिंग्स का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये लैरिंग्स क्या करते हैं? अगर ये लैरिंग्स जो होते हैं अगर नहीं होते तो फिर आदमी के मुंह से केवल हवा आती, कोई आवाज नहीं आती। तो ये लैरिंग्स क्या होते हैं, मैं दो बात कर लेता हूं। लैरिंग्स की बात करूं तो एक तो मैं बात कर लेता हूं पुरुष की, और एक बात कर लेता हूं स्त्री की, नारी की। अब क्या होता है दोस्तों, ये लैरिंग्स जो है, इस लैरिंग्स के ऊपर अगर अपन बात करें, यहां अपन देखेंगे तो जो पुरुष होते हैं उनमें एक बाहर निकली हुई संरचना और होती है जिसे कहते हैं एडम्स एप्पल। वो भी अपन श्वसन तंत्र में ही देखेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखोगे, लैरिंग्स जो है वो पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में क्या पाया जाता है? बड़ा। तो ये बताइए लैरिंग्स जो स्त्रियों में होगा वो क्या होगा? छोटा। अब आप ध्यान दें, मान लीजिए ये क्या है? श्वास नली, ट्रेकिया है। और ये मान लीजिए यहां पर एक स्ट्रक्चर मैं यूं बना देता हूं, ये लैरिंग्स है। अब दूसरी बात स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में मान लीजिए ये श्वास नली है और ये क्या है? इनका ट्रेकिया है। अब देखिए दोस्तों, पुरुषों में लैरिंग्स का आकार क्या है? बड़ा। और इसके जस्ट ऊपर यहां क्या पाई जा रही है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि। इधर महिलाओं में भी इधर क्या मिल रही है आपको? थायराइड ग्रंथि। अब बड़ी फोकस से समझने वाली बात यह है कि पुरुषों में लैरिंग्स का आकार बड़ा है। तो देखिए ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, इसको फैलने के लिए क्या नहीं मिल रहा है? जगह नहीं मिल रही है, स्थान नहीं मिल रहा है। जबकि यहां बढ़ने के लिए इसको क्या मिल रही है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि को क्या मिल रही है? जगह मिल रही है। तो आप याद रखोगे लैरिंग्स तो किस में बड़ा होता है? पुरुषों में। किसकी तुलना में? स्त्रियों में। और इसी कारण, इसी लैरिंग्स के कारण जो आदमी होते हैं उनकी ध्वनि का तारत्व क्या होता है? कम। जो फिजिक्स में पढ़ेंगे। और जो स्त्रियां होती हैं उनकी ध्वनि का तारत्व क्या होता है? ज्यादा। और तारत्व के आधार पर कैसे समझते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा आप फिर ध्यान दें, बिंदु यहां का इसलिए मैं बता देता हूं। लैरिंग्स के कारण बात हुई है तो लैरिंग्स की थोड़ी सी चर्चा है, मैं क्या कर लेता हूं और कर लेता हूं। बात कर रहा हूं पुरुष की। पुरुष में लैरिंग्स क्या है? बड़े। और लैरिंग्स बड़े हैं तो जो पिच है, हिंदी में लिखूं तो मैं तारत्व है, वो तारत्व क्या होगा? कम। और तारत्व या पिच का मतलब क्या होता है? किसी भी ध्वनि का मोटा या पतला होना क्या कहलाता है? तारत्व। जैसे अपन बात करें दोस्तों, सीधी सीधी बात मैं यहां पर करूं कि तारत्व के आधार पर आप एक चीज देखोगे तो वो कैसे आपके समझ में आने वाली है। आप देखोगे तारत्व के लिए, तो तारत्व में आपको क्या समझ में आएगा कि एक शेर की दहाड़, एक मच्छर की भिनभिनाहट है। इन दोनों में एक आवाज पतली है और एक आवाज क्या है? मोटी। तो जो पतली आवाज होने का जो कारण है दोस्तों, वो कौन सा कारण है? उसका तारत्व। तारत्व का जो मुख्य रीजन है वो क्या होते हैं? लैरिंग्स होते हैं। इसी कारण देखिए महिलाओं पुरुषों की जो लैरिंग्स है उनका आकार बड़ा, तारत्व कम, इसलिए इनकी आवाज थोड़ी क्या होती है? भारी होती है। जबकि
जो स्त्री है, महिला है, उनमें लैरिंग्स क्या होते हैं, कम, और जो तारत्व है वो तारत्व पाया जाएगा दोस्तों ज्यादा। तो इनकी आवाज कैसी होगी, पतली। और पतली होने के साथ साथ ही ये जो पतली आवाज है हमारे मस्तिष्क को ज्यादा इफेक्टिव करती है। फॉर एग्जांपल देखो कि एक मान लीजिए शेर की दहाड़ है, वो उतना इफेक्टिव नहीं करती है, जबकि एक मच्छर कान के पास आ जाता है तो कितना इरिटेट करता है अपने को, बहुत इरिटेट हो जाते हैं ना अपन। इसका मतलब क्या है, इसका रीजन यही है कि उसकी तारत्व का मान क्या है, ज्यादा, इसलिए वो पतली है। पतली ध्वनियां मस्तिष्क को ज्यादा प्रभावित करती है। आप लोग सभी जानते हो, चाहे कितनी कैसी ही आपके सामने परिस्थितियां हो, लेकिन एक महिला की आवाज बड़ी आसानी से सुन सकते हो। और कईयों को मधुर भी लगती है। ये मधुर नहीं कहते हैं अपन इसको, ये कहते हैं प्रभावशाली ध्वनि। जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज जो होती है दोस्तों, वो पुरुषों की तुलना में क्या होती है, प्रभावशाली। इसीलिए जैसे ही महिलाएं आसपास होती हैं या कोई बात होती है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है, कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपकी बात होती है, चाहे रॉन्ग नंबर से भी बात हो, तो बड़े आपके अंदर जो होती हैं वो आपको बड़ा गहरा प्रभाव डालती है। एक पुरुष का रॉन्ग नंबर हो और एक महिला का रॉन्ग नंबर हो, तो जो महिला के साथ रॉन्ग नंबर मिला है ना दोस्तों, वो आपको ज्यादा प्रभावित करता है। क्यों करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया इनकी आवाज तारत्व तो ज्यादा होता है, पतली होती है, लेकिन ये ध्वनियां कैसी होती हैं दोस्तों, प्रभावशाली ध्वनियां होती हैं। तो प्रभावशाली की बात हो गई। और इसीलिए आप ये घर पे भी देखोगे कि अगर आपकी माताजी और पिताजी में लड़ाई होती है तो पिताजी लास्ट में क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, हमने पढ़ा है कि महिलाओं की जो ध्वनियां होती हैं वो वास्तव में क्या होती हैं, प्रभावशाली होती है। इफेक्ट जो होती है ये दूसरों पर ज्यादा डालती हैं। कौन सी, निम्न तारत्व की ध्वनियां। तो अपन ने ये पढ़ा है। अब मैं जो बात करने वाला हूं, जो बातें अपन ने पढ़ी हैं, वो अपन शॉर्ट एंड स्वीट में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अपना क्वेश्चन कहां था, थायराइड ग्रंथि पर, तो मैं ये लिखूंगा, पुरुषों में लैरिंग्स का आकार, लैरिंग्स का आकार, लैरिंग्स का आकार बड़ा होने के कारण, बड़ा होने के कारण, लैरिंग्स का आकार बड़ा होने के कारण थायराइड, थायराइड ग्रंथि का आकार, थायराइड ग्रंथि का आकार छोटा होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि महिलाओं एवं पुरुषों में थायराइड ग्रंथि का आकार किसका छोटा होता है, तो आप बताओगे पुरुषों का, और थायराइड ग्रंथि में किसका आकार बड़ा होता है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, किसका आकार बड़ा होता है, महिलाओं में थायराइड ग्रंथि का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट बात यहां से जो अपने को समझनी है, एक बात ये मैंने कर ली है, और दूसरी बात जो है वो अपन बात करेंगे, अगली बात, इससे स्रावित हार्मोन्स। तो थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन होते हैं भाई, 2 हार्मोन। 2 हार्मोन कौन कौन से हैं, हार्मोन नंबर 1 जिसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, और हार्मोन नंबर 2 जो है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है कैल्सेटोनिन हार्मोन, कैल्सेटोनिन हार्मोन, जिसे अपन थायरोकैल्सेटोनिन भी कह सकते हैं। तो ये कितने हार्मोन हो गए दोस्तों, कैल्सेटोनिन और थायरोक्सिन नामक 2 हार्मोन थायराइड ग्रंथि के मूल हार्मोन है। एक बार पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन चर्चाएं आगे लेकर चलते हैं। अपन ने पढ़ा बस इतना सा है, पुरुषों में लैरिंग्स का आकार बड़ा होता है, इसलिए थायराइड ग्रंथि को जगह नहीं मिलती और उसका आकार छोटा होता है बजाय स्त्रियों के। और थायराइड ग्रंथि से हार्मोन 2 स्रावित होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सेटोनिन हार्मोन। स्क्रीनशॉट हो गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखिए भाई, आगे वाली जो बातें हैं बड़ी खास बातें हैं। पहलो हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन TH, और इस हार्मोन का दूसरा नाम है
आयोडीन रिलीजिंग हार्मोन। पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं कि इस हार्मोन को सक्रिय होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, तो आप कहोगे आयोडीन की। तो इसलिए इस हार्मोन का एक अन्य नाम दिया गया है आयोडीन मुक्त हार्मोन, आयोडीन मुक्त हार्मोन, आयोडीन रिलीजिंग हार्मोन। ये लीजिए दोस्तों, बात नंबर हो गई दो। एक तो क्या हो गई, थायरोक्सिन हार्मोन जिसे कहते हैं अपन आयोडीन मुक्त हार्मोन कहते हैं भाई। अगली बात बड़े ध्यान से फिर समझोगे तो अपन इस थायरोक्सिन हार्मोन की बात कर लेते हैं। अभी मैंने कहा ये आयोडीन से प्रभावित होता है, और एक बात तो इसमें आप ये रखोगे, इसका स्तर देख लेते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए कितना आयोडीन चाहिए, लिए प्रतिदिन 120 से 150 माइक्रोग्राम। ये जो चिन्ह बनाया है दोस्तों इसे कहते हैं माइक्रो, और हिंदी में लिख देता हूं मैं, वरना फिर चिंताएं प्रारंभ हो जाएंगी आप लोगों की। 120 से 150 माइक्रोग्राम किसकी आवश्यकता होती है भाई, किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। यानी यदि आपकी जो थायराइड ग्रंथि है उसको सही प्रकार से ठीक ठाक ढंग से काम करना है तो आपको थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए या सक्रिय रखने के लिए पर डे 120 मिली माइक्रोग्राम से 150 माइक्रोग्राम किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की। और आप एक स्वस्थ शरीर में आयोडीन का स्तर देख लो, ये भी पूछा जा सकता है बढ़िया एग्जामों के, बढ़िया लेवल के एग्जामों में। आयोडीन का स्तर, तो आयोडीन का स्तर लगभग कितना होता है, 0.3 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में। लगभग आयोडीन का जो स्तर है 100 मिली जो ml रक्त है उसमें लगभग 0.3 ग्राम क्या पाया जाता है दोस्तों, आयोडीन पाया जाता है। इसका आप तुरंत फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अपन बढ़ते हैं आगे, और आगे अपन बात करेंगे इसी थायरोक्सिन हार्मोन से संबंधित विशेष प्रकार की चर्चाएं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, आयोडीन का स्तर देख लिया अपन ने। अब यहां से आप देखोगे एक बीमारी जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से होती है। थायरोक्सिन हार्मोन है, इसको हटा दिया अपन ने, थायरोक्सिन हार्मोन। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, हम अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं करते हैं। तो अब क्या करेगी ये जो थायराइड ग्रंथि है दोस्तों, ये क्या करेगी, इसको अधिक काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कह दिया थायरोक्सिन हार्मोन तभी काम कर पाएगा जब आयोडीन मिलेगा। अब आयोडीन नहीं है तो फिर काम कौन करेगी, थायराइड ग्रंथि करेगी। ये क्या करेगी, अधिक मात्रा में आयोडीन को एक संश्लेषित यानी अधिक मात्रा में आयोडीन का अवशोषण करना चाहेगी, और इसके लिए क्या करेगी, वो अपना आकार बढ़ा लेगी। और यदि आकार बढ़ गया तो वहां से एक बीमारी हो जाती है जिसे अपन कहते हैं घेंगा या गोइटर रोग। तो आप क्या कहोगे, इसके लिए मैं बता देता हूं क्या पढ़ेंगे अपन ये पढ़ेंगे आयोडीन की, I2 का मतलब याद रखना आप, आयोडीन की कमी होने पर, लंबे समय तक कमी हो तो आयोडीन की कमी होने पर ये जो ग्रंथि है आपकी, कौन सी ग्रंथि है भाई, ये है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या जुगाड़ लगाती है, थायराइड ग्रंथि अपना शेप यानी आकार बढ़ा लेती है। थायराइड ग्रंथि अपना आकार बढ़ा लेती है, इसे घेंगा या इसे दूसरा नाम क्या देते हैं, गोइटर, या इसे कहा जाता है दोस्तों गलगंड रोग कहा जाता है। तो आपसे मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ ले कि जो अपनी थायराइड ग्रंथि में जो विकृति हो रही है, जिसे अपन घेंगा कह रहे हैं, गोइटर कह रहे हैं, गलगंड कह रहे हैं,
ये किसकी कमी से होता है? तो आप कभी ये मत कह देना थायरोक्सिन की कमी या अधिकता से होता है। थायरोक्सिन की कमी या अधिकता से अपन आगे बात करेंगे, अलग बीमारियां होती है। लेकिन यदि आयोडीन की कमी हुई तो सबसे पहले हमारी थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी, आकार बढ़ाएगी, और इस आकार बढ़ाने वाली बीमारी को घेंगा, गोइटर और गलगंड रोग कहते हैं। और आपसे ये भी ध्यान रखना है अगली बात कि कहां आयोडीन अधिक होता है और कहां आयोडीन कम। तो जहां आयोडीन ज्यादा होगा, जिस इलाके में आयोडीन ज्यादा होगा, वहां घेंगा या गोइटर की क्या होगी, परसेंटेज जो होंगी, संभावनाएं होंगी, वो कम होंगी। और जहां आयोडीन की मात्रा अधिक होगी वहां ये मान के चलिए सॉरी, जहां आयोडीन की मात्रा अधिक है वहां घेंगा रोग होने की जो संभावनाएं कम होंगी। और यदि आयोडीन कमी है कहीं किसी इलाके में भोजन में, तो वहां पर घेंगा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं यहां पर नोट लगा के सीधा लिख देता हूं, पर्वतीय भोजन में I2 कम व समुद्री भोजन में I2 अधिक होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है, प्रश्न आपसे यूं पूछेगा कि कौन से भौगोलिक स्थितियों में आज जो घेंगा रोग है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जहां आयोडीन कम है, यानी जहां पर्वतीय प्रदेश है, ऊंचाई है, वहां वाले भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, जिससे वहां घेंगा के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि समुद्री भोजन में I2 आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ के इलाकों में जो अपनी घेंगा रोग होने की संभावना है वो घट जाती है। एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। थायरोक्सिन हार्मोन की बताइए मैंने बातें, क्या होता है, घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, और पर्वतीय भोजन में आयोडीन अधिक कम मात्रा में, जबकि समुद्री भोजन में आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बढ़ जाता हूं आगे। चलिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया होगा, ये तो बात थी आयोडीन की चल रही थी, थायरोक्सिन हार्मोन को सक्रिय करने के लिए ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और अब अपन बढ़ते हैं आगे। मैं बात कर रहा हूं, मूल बिंदु क्या है अपना, थायरोक्सिन हार्मोन। ध्यान दो भाई, मैंने क्या कहा है, इसे सक्रिय होने के लिए आयोडीन चाहिए और लगभग 120 से 150 जो माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। अब उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन की, और थायरोक्सिन हार्मोन के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे इसके बारे में। क्या होगा, थायरोक्सिन संश्लेषण थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए निम्न दो तत्व या पदार्थ बोलेंगे, तत्व के बजाय निम्न दो पदार्थ आवश्यक हैं। यानी दो चीजों की आवश्यकता है भाई, सीधी बात है। कौन कौन, यदि थायरोक्सिन बन रहा है ना, तो उसमें क्या देखना है आपको, वो ये देखना है कि कौन कौन सी दो चीजें आवश्यक है, जिसमें एक का नाम T3 व दूसरे का नाम क्या है, T4। और इस T3 का नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है ट्राई। T3 का नाम बता रहा हूं, पूरा पूछ सकता है परीक्षा में, रेलवे की में, कि T3 और T4 का पूरा नाम। T3 का मतलब है ट्राई, ये प्रभावित होता है आयोडीन से, तो आयोडो। और कौन सी ग्रंथि है, थायराइड, थायरोक्सिन की बात करें, थायरोनिन। क्या हो गया दोस्तों, T3 का पूरा नाम ट्राई आयोडो थायरोनिन, और T4 का पूरा नाम टेट्रा आयोडोथायरोनिन। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए कौन से निम्न दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो अपन देखेंगे T3 और T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन, और दूसरो T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, 3 को अपन ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्रा कहते हैं। आयोडीन चाहिए तो आयोडो लिख दिया, थायरोक्सिन है तो थायरोनिन याद रह जाएगा आराम से। 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब 4 का मतलब टेट्रा।
ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और यहां से आपको ये लास्ट बात यहां जो याद रखनी है कि ये जो T3 है वो T4 की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होता है, यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन बजाय टेट्रा आयोडोथायरोनिन के ज्यादा प्रभाव दिखाता है, अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाता है किस पर, जब थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। इस बात का भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं बताता हूं कि ये जो हार्मोन है ये किस प्रकार कार्य करते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। और अब मैं चलता हूं फिर से थोड़ा सा आगे। ये चीज़ें दोस्तों अगर अपन लाइव क्लास में बैठे होते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट आता और मैं ये रटा के भेजता आपको घर, लेकिन यदि अपन आज जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहे हैं और जल्द ही जुलाई के अंदर जहाँ तक अपनी सूचनाएं हैं या बातें हो रही हैं वर्तमान समय में सामाजिक परिवेश में, तो ये सुना जा रहा है कि जुलाई तक शायद कोचिंगें ओपनिंग हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद में भी अपन जो है अपने वीडियोस इसी प्रकार डालते रहेंगे। उसमें क्वेश्चन सेशन, अभी अपन थोड़े दिन बाद में क्वेश्चन सेशन और लेके आएंगे, मतलब जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बाद में अपन उससे संबंधित 100-150 जितने क्वेश्चनों का लेवल कुछ यूं होगा। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सामान्य क्वेश्चन जो छोटी एग्जामों में आए हुए हैं, फिर एसएससी सीजीएल 10+2 वगैरह में बढ़िया क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, और फिर उसके अलावा अपन बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स जो न्यू यानी न्यू अपडेट्स जो इसके बारे में है, नए प्रश्न जो बन सकते हैं वो वाली चीजें। इस प्रकार अपन 3 पार्ट में बनाकर अपन जो है इसका टेस्ट देखेंगे। 150-150 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो देखेंगे प्रत्येक बिंदु के। तो निश्चिंत रहें आप और अपन अपने चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। और अब मैं बात करता हूं दूसरी जो बात है इसकी, वो मैं बात कर लेता हूं थायरोक्सिन हार्मोन ही चल रहा है दोस्तों, लिख देता हूं मैं थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य यानी फंक्शन क्या है। पहले मैं सामान्य बात इसके ऊपर कर लेता हूं। बात नंबर 1 यह है शारीरिक मानसिक व जननिक विकास में सहायक है। जो तीनों प्रकार का विकास अपन ने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, ये मूलतः कौन से शारीरिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य बता रहा हूं। पहला कार्य है शारीरिक मानसिक व जननिक विकास में सहायक है। तीनों प्रकार के जो डेवलपमेंट है किसी भी मनुष्य में वो किससे प्रभावित होते हैं दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन की से प्रभावित होते हैं। और मैं एक बहुत खास बात यहां से लिख रहा हूं दोस्तों, वो आप ध्यान रखोगे, नोट। मेंढक जो होता है, मेंढक, और मेंढक देखे होंगे आप लोग सभी ने, सभी गांव से बिलोंग करते हैं। एक मेंढक होता है और एक मेंढकी होती है। तो जब बरसात का मौसम आता है तो वो टर टर की जो आवाज आती है वो किसकी आती है, तो आप ध्यान रखोगे अभी बात की है कि किसकी होती है, मेंढकी की होती है। तो उसमें ये ध्यान रखना है आपको, जो मेंढकी होती है वो क्या करती है, बरसात के समय मेंढक को आवाज करके बुलाती है। और उसमें क्या होती है, इसकी जो जननिक प्रक्रिया है ना वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है दोस्तों मेंढक में। मान लीजिए ये यहाँ क्या है, एक मेंढकी है, इसने मेंढक को बुलाया। ये पहले क्या है, यहाँ पर मान लीजिए क्या दे देती हैं, यहाँ अंडाणु डाल देती हैं। फिर इसके बाद में इधर से मेंढक आएगा और वो क्या करेगा, अपने पंजे से इनके ऊपर क्या डाल देगा, शुक्राणु स्पर्म डाल देगा। तो इसके बाद में क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, एक नए मेंढक का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे अपन लार्वा स्टेज में कहते हैं। तो याद ये रखोगे, नोट में ये बताना चाहता हूं कि मेंढकी का परिवार, मेंढक और मेंढकी का जो संयुक्त परिवार, उसकी घटनाएं बता रहा हूं मैं, कैसे अंजाम दिया जाता है। आप ये देखोगे कि जो लार्वा है वो लार्वे से एक जवान यानी वयस्क मेंढक बनाने में भी किसकी भूमिका है, आप कहोगे थायरोक्सिन की भूमिका है। यानी जो लार्वा है उससे जो मेंढक बन रहा है, वयस्क मेंढक का जो निर्माण हो रहा है, बन रहा है, वो किसके कारण पॉसिबल हो पाया है दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण ही पॉसिबल हो पाया। यदि इस लार्वा स्टेज में अपन क्या कर दें, इसकी थायराइड ग्रंथि हटा दें या थायरोक्सिन हार्मोन बंद कर दें, यहां पर निष्क्रिय कर दें इसको, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो मेंढक है वो कभी भी वयस्क यानी जवान
उत्पन्न नहीं हो पाएगा, वो क्या रहेगा, हमेशा लार्वा स्टेज में ही रह जाएगा। तो क्या लिखा है, मैंने लिखा है ना कि यह हार्मोन क्या करता है दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा है कि यह शारीरिक मानसिक जनिक विकास में सहायक है। और नेक्स्ट जो बात अपन ने पढ़ी है कि लार्वा से वयस्क मेंढक बनाने में भी थायरोक्सिन हार्मोन का अहम योगदान है। तो इस प्रकार घटनाओं को अंजाम देता है भाई मेंढक, आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट बात, हाँ नेक्स्ट जो बात है, अगली बात देखें, थायरोक्सिन हार्मोन की काम कर रहे हैं। एक बात मैंने भी बताई थी कि महिलाओं में थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है, थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। तो क्या करता है, हमारा जो मस्तिष्क है इसको ये कहता है कि भाई आपकी थायराइड ग्रंथि का जो आकार है वो पुरुषों की तुलना में बड़ा है क्या, बिल्कुल है। तो आपको पुरुषों से एक एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, और वो क्या है, आप ये लिखोगे महिलाओं में। और दोस्तों कभी भी आप देख लेना, यदि महिलाओं को जनन संबंधी प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्शन संबंधी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर सबसे पहले सर्वप्रथम उसकी थायराइड की जांच करवाने को बोलता है। अब इसका क्या कारण है, तो आप याद रखोगे कि महिलाओं में ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। महिलाओं में लैंगिक विकास में सहायक है, लैंगिक विकास को प्रभावित करता है। और याद रखोगे आप इसमें नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो एनसी होती है महिलाओं में, एनसी को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित, एमसी को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन है दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन है, महिलाओं में लैंगिक विकास को प्रभावित करता है, एमसी को नियंत्रित करता है। यदि महिलाओं में अधिक मात्रा में थायरोक्सिन की कमी हो तो महिलाओं में कौन सा लक्षण देखा जाता है, बांझपन का लक्षण देखा जाता है। अब ये अलग बात है, कई और कारण हो सकते हैं इसके, जैसे अपन ने ये भी देखा था बांझपन होने का केवल अकेला ये कारण नहीं है, और भी बहुत सारे जनन संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी प्रभावित करता है, एमसी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा क्या करता है दोस्तों, लैंगिक विकास प्रभावित करता है। किस प्रकार कि यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा तो महिलाओं में कौन सी समस्या आ जाएगी भाई, बांझपन की। तो ये आकार बड़ा होने के साथ इसको एक्स्ट्रा वर्क मिला है। तो दोस्तों आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट लें। आज की क्लास में अपन इतनी ही रखेंगे बातें, अगली क्लास में मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ कि थायरोक्सिन हार्मोन अन्य क्या काम करता है, क्यों महत्वपूर्ण भूमिका है थायरोक्सिन हार्मोन की मानव शरीर में। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, और अगले सेशन में मैं मिलूंगा आपको नए जोश और जुनून के साथ, थायरोक्सिन हार्मोन की अन्य बातें लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।